हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है वह उदारवादी सिद्धांत से संबंधित टॉपिक है। जनरली राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या 3 सिद्धांतों के अंतर्गत की जाती है: उदारवादी सिद्धांत, कल्याणकारी एवं समाजवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है तथा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियोस बनाया है, जिसमें उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किए हैं। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन्हें अवश्य सुने। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप अपने कमेंट्स अवश्य प्रेषित करें। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके संबंध में कमेंट्स बॉक्स में लिखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। उदारवादी सिद्धांत के संबंध में यदि चर्चा करें तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग ने सामंतशाही राज्यों के विरुद्ध जो संघर्ष प्रारंभ किया, उस संघर्ष ने राजनीति में उदारवाद को जन्म दिया। व्यापारी वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग, और पूंजीपति वर्ग ने सामंतशाही राज्यों के विरोध में जाकर आवाज उठाई और लेटर ऑन यही संघर्ष उदारवाद व्यक्तिवाद के रूप में उभरा। उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को एक ऐसा उपकरण माना जाता है जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी इच्छा से अपने हित साधने के लिए किया है या हित साधन हेतु किया है। राज्य के कार्य के संबंध में उदारवाद के भी 2 दृष्टिकोण हैं। एक तो प्राचीन यानी पुराना उदारवाद और नया उदारवाद यानी आधुनिक उदारवाद। यहाँ पर संदर्भवश आपको बताना चाहूँगी कि जो पुराना उदारवाद है वह क्या है, तो यह अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है, यानी हस्तक्षेप ना करने की नीति में विश्वास प्रदर्शित करता है या प्रमुखता देता है, तथा व्यक्तिवाद को महत्वपूर्ण मानता है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है, और यही कारण है कि इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा गया है। पुराने उदारवाद का जन्म या इसका विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ तथा 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध तक ये विकास चलता रहा। इस उदारवाद के जो समर्थक हैं या प्रवर्तक हैं उनमें एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल और स्पेंसर ये मुख्य नाम हैं या उल्लेखनीय हैं। और आधुनिक उदारवाद के यदि संदर्भ में चर्चा करें, इसके कंसेप्ट को संक्षेप में स्पष्ट करें, तो आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य को अनिवार्य माना जाता है, या ये कहें कि राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है। यानी जो पुराना उदारवाद है उसमें हस्तक्षेप की नीति प्रदर्शित की गई है और व्यक्ति को प्रमुख माना गया है, जबकि आधुनिक उदारवाद में व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य की भूमिका को भी स्वीकार किया गया है, और यही कारण है कि इसको सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। और पुराने उदारवाद में व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देने के कारण इसको नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। आधुनिक उदारवाद का जो समय है वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अब तक माना गया है, और सकारात्मक उदारवादी सिद्धांत को लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है। यानी जो आधुनिक उदारवाद है वह लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से संबंधित है, और इसके जो मुख्य प्रतिपादक हैं उनमें J.S. मिल हैं, T.H. ग्रीन, लास्की, मैकाइवर इत्यादि प्रमुख हैं। उदारवाद के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित एक संकल्पना है, एक आधुनिक विचारधारा है, तथा यह इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी इसमें डोंट डिस्टर्ब हिम की नीति को स्थान दिया जाता है, कि कंसेप्ट को वरीयता दी जाती है। लेट हिम बी लिव एलोन, ये इसका कंसेप्ट है, तथा इसमें व्यक्ति की संपत्ति, उसकी निजता, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार हैं उनको विशिष्ट स्थान दिया जाता है। और इस प्रकार के उदारवाद में राजनीतिक सत्ता को या राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित रखने की कोशिश की जाती है। और उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत यानी पुराने उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको डिफाइन इसी तरह से किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से उदारवाद पूंजीवादी व्यवस्था के दार्शनिक औचित्य को सिद्ध करने का एक तरीका था, यानी पूंजीवादी व्यवस्था का ये समर्थक था आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें, और इसका कार्य उत्पादन के मालिकों को आर्थिक शोषण में सहायता देना तथा रास्ते में आने वाली विभिन्न रुकावटों को दूर करना था।
उदारवाद की कुछ अन्य विशेषताओं के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर नहीं है। दूसरे की इच्छा से मुक्ति का अर्थ है समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्ति, यानी सभी प्रकार के जो बंधन है उनसे मुक्ति है, और केवल उन संबंधों को छोड़कर जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने हितों की पूर्ति हेतु कायम करता है। चूंकि इस उदारवाद में व्यक्ति की इच्छा को और व्यक्ति को मुख्य स्थान दिया गया है, अतः जो भी बात कही जाएगी वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कही गई है। पॉलिटिकल थिंकर्स ने यह भी माना है कि उदारवादी सिद्धांत में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और योग्यताओं का स्वयं निर्णायक होता है, स्वयं मालिक होता है, और इसके लिए वह समाज के प्रति आभारी नहीं है। अतः कहीं ना कहीं देखें तो उसे चयन की स्वतंत्रता दी गई है। वह अपने चयन के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अपनी योग्यताओं के विकास एवं विभिन्न प्रकार के जो निर्णय हैं वह उसके स्वयं के या निजी होते हैं, और इसमें राज्य को एक प्राकृतिक संस्था न मानकर मानव निर्मित संस्था माना गया है, और इसका निर्माण व्यक्ति ने अपने हित साधन के लिए किया है। नकारात्मक उदारवादी या व्यक्तिवादी उदारवाद की जो प्रमुख विशेषता है उसके संबंध में यदि डिस्कस करें तो सर्वप्रथम नकारात्मक उदारवाद ने राजसत्ता के दुरुपयोग का विरोध किया। यानी यदि राजसत्ता व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप करती है या शक्ति एवं सत्ता के बल पर यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है तो व्यक्तिवादी उदारवाद इसका विरोध करता है, और इसका प्रमाण जॉन लॉक की रचनाओं में देखा जाता है, और सर्वप्रथम इसका प्रमाण जॉन लॉक की रचनाओं में ही है। यही कारण है कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की सुरक्षा हेतु किया गया है। लॉक ने सर्वप्रथम राज्य और सरकार के अंतर को स्पष्ट किया तथा माना कि राज्य द्वारा व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत ही मुख्य है, या उसने इसको प्रतिपादित किया। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। प्लीज टेक केयर।